नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं हूं मोहम्मद आसिम और दोस्तों आज हम लोग अपनी एक नई क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 की बिगिनिंग होने जा रही है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे जो डील कर रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट का। अब क्लास 6 मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री थी और अब कहानी और आगे बढ़ेगी और क्लास 8 की तरफ हम जा रहे हैं जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने देखा किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल पार्ट से कैसे हमको एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस पता चलते हैं। फिर हमने वहां पर वैदिक पीरियड पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने आपको महाजनपद के बारे में बताया था, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा था, हमने मगध पढ़ा था, फिर हमने गुप्तास को पढ़ा था, इस तरह से मौर्यास को पढ़ा था, गुप्तास को पढ़ा था, लेटर गुप्तास को पढ़ा था, है ना। इस एक पूरी सीरीज चली थी। फिर हम जब मेडिवल हिस्ट्री में आए थे तो वहां मैंने आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बताया था, मुगल एम्पायर के बारे में बताया था, भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में बताया था एंड ऑल दीज थिंग्स हमने डील किया। और लास्ट वाला चैप्टर जब हमने एंड किया अपना मेडिवल हिस्ट्री का तो वहां मैंने आपको डिस्कस किया कि मुगल एम्पायर का पतन हो रहा था। और मुगल एम्पायर के साथ साथ आई ऑल्सो टोल्ड यू कि भाई जब एम्पायर का पतन हो रहा था तो फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे और नादिर शाह ने इंडिया को, दिल्ली को प्लंडर किया था 5 बार। ही फाइट्स द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 और ब्रिटिशर्स भी अब आने लग गए थे। तो लास्ट वाली क्लास का जो पहली स्लाइड थी तो वहां मैंने कहा था कि भाई क्या रीजन था पतन का मुगल एम्पायर का। तो एक रीजन बताया था कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स का इमर्जेंस होना और दूसरा रीजन मैंने बताया था कि ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ रहा था। अब धीमे धीमे ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का जो कंट्रोल है वो बढ़ रहा था और मैंने कहा था कि क्लास 8 के अंदर जाके हम लोग इस पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज क्लास 8 की बिगिनिंग होने जा रही है। चैप्टर नंबर 1 ये बात कर रहा है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर का। अब दोस्त इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्टरी क्लास है मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी चीजों को सिंपल करने के लिए पहले एक चार्ट दे रहा हूं। जितना अभी तक पढ़ा है वो आपको एक क्लैरिटी से मिलने वाला है। जरा अगली स्लाइड को बहुत ही ध्यान से फॉलो करिएगा, सब चीजें आपकी आज यहां पर क्लियर हो जाएंगी। जरा मेरी बात को सुनिएगा। देखिए दोस्त, अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं आपसे, तो मैंने आपको क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ाई। ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा दोस्त, ये मैं आपको बता रहा हूं, बस कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा। बस मैं आपको एनालिसिस हमेशा सिखाना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा समझो, थोड़ा देखो कि अच्छा ये ऐसा चल रहा था। अब आप देखो, फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लास 6 पढ़ाया मैंने आपको, ये तो कहीं लिखा मिलेगा नहीं। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको क्लास 7 पढ़ाया था। ठीक है, फॉलो करते रहना, सब समझ में आ जाएगा। और अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं सर? हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8। इस डायग्राम को फॉलो कर लोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी अच्छा कैसे चल रही थी। देखो, अब मुझे बताओ जरा कि इस वाले क्लास 6 का पहला चैप्टर क्या था। देखो कैसे एनालिसिस करना है। क्लास 6 का पहला चैप्टर था दोस्त, वो था इंट्रोडक्शन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कुछ ऐसे ही था, देख लेना। टाइटल ऊपर नीचे हो जाए तो गुस्सा आना मत, ठीक है। क्लास 6 का पहला चैप्टर। क्लास 8 का पहला चैप्टर क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, इंट्रोडक्शन, देख रहे हो, एनालिसिस करना है। इंट्रोडक्शन, हाउ क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए जरा, हाउ, व्हेन एंड वेयर। एक बात समझ में ये आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको ये पार्ट पढ़ा चुका हूं, ये वाला पोर्शन, तो आपको ही समझ में आएगा कि यार इसमें हम क्या पढ़ेंगे। क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको क्या पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ाया था आपको। इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, पहला लेक्चर था मेरा क्लास 6 की एनसीईआरटी का। क्या पढ़ाया था हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई एंशिएंट हिस्ट्री के पढ़ने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किस प्रकार से हम एंशिएंट हिस्ट्री को जानेंगे। तो भाई एक चीज और मेंशन कर लो कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो क्लास 6 का था, ये हमारा एंशिएंट से डील कर रहा था, है ना। हाँ सर। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मेडाइवल से डील कर रहा था। हाँ सर। और जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है वो हमारी मॉडर्न से डील कर रही है, मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। और ध्यान से सुनना, यहां क्लासिफिकेशन देख रहे हो कैसे किया गया हिस्ट्री का।
एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आज मैं इस क्लासिफिकेशन में बात भी करूंगा। आज का चैप्टर ही यही है जो क्लास में जो आज बुक है कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों इतना डेट्स के अराउंड घूमती है, क्या ये क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं इतिहास का एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, क्या ये सही है। कुछ बातें ऐसी जो कभी आपके इंटरव्यू लेवल पे जाके आपका विजन को उतना होना चाहिए तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर क्यों आया। प्रीलिम्स और मेंस के अंदर तो आपको इससे सवाल नहीं बनने वाले हैं, चांसेस नहीं है कि इस वाले चैप्टर से सवाल बने। मैं क्लास 8 की खाली बात कर रहा हूं क्योंकि बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर है ये, और इससे आप नोट्स मत बनाइएगा। मैं कहूंगा कि आप डोंट मेक द नोट्स आउट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स बनाइए, बस सुन लीजिए, बस पढ़ लीजिए, बस कहानी सुन लीजिए। और मैं बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूं, कभी आप इसका नोट्स निकाल के डाउनलोड करके खाली इसी को पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। डिफरेंस देख रहे हो, सिमिलैरिटी देख रहे हो ना, डिफरेंस, सिमिलैरिटी। यहां क्या पढ़ा था हमने, यहां हमने पढ़ा था जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट व्हाट, देखिए जरा, मैं यहां पर आपको डिस्कस कराया था कि कैसे हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। तो मैंने बताया था कि हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैंने बताया था आपको कि हमको यहां पर चीजें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता चलेंगी, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस होते हैं, खुदाई होती है, हमको उससे पता चलेगा। मैंने बताया था कि हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलेगा, और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते समय कितने सारे इंस्क्रिप्शंस मैंने बताए थे। मैंने बताया था कि हमको न्यूमिस्मैटिक्स के थ्रू पता चलेगा। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या हो गया यहां पर कि हमें स्टडी ऑफ कॉइन्स जो होती है, न्यूमिस्मैटिक्स, इसको एक बार आप लोग ये लिख लीजिए, आसान भाषा वरना आप कहोगे सर न्यूमिस्मैटिक्स क्या होती है, भूल जाओगे, तो लिख लीजिए स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स को स्टडी करके हमको पता चला था कि कैसे हमें, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे वो हमको इस प्रकार से पता चले, मतलब इससे हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं भाई? हमने आपको यही चीज पढ़ाई थी, मुझे तो यही याद है। मैंने बताया था कि इंसान कहां कहां रह रहा है, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कि इंसान यहां रहता है, यहां रहता है, यहां, लेकिन सब बातें पता कैसे चलती हैं हमको? ये पता चलती हैं थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। हड़प्पा में कैसे पता चला भाई? रेलवे लाइन वहां से बिछाई जा रही थी तो वहां उनको बहुत बड़ा माउंड मिला पत्थरों का, तो देखा कि यार वहां तो बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, उठा के ले गए और वो पटरियां बिछाने का इस्तेमाल करने लगे। वो तो बहुत बाद में जब वहां खुदाई हुई तो पता चला यार यहाँ पर तो एक शहर बसा हुआ था। तो हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है, हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। मैंने आपको बताया कई बार, मैंने कई सारे इंस्क्रिप्शंस के नाम बताए थे, है ना। मैंने आपको अशोका के जो कलिंग वॉर है उसका इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया, कैसे हमको पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से अबाउट द वॉर ऑफ अशोका, है ना। तो ये तरीका था। क्लास 7th के जब पहला चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पहला चैप्टर क्या था दोस्त, जरा देखिएगा। वहां पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। अब देखो यहां क्या पढ़ा था हमने, यहां बेसिकली जो हमारा पढ़ने का टॉपिक था वो ये था कि भाई ये तो हमने देख लिया एंशिएंट हिस्ट्री, ये चलती है पीछे से और कहां तक आती है, ये चल के आती है टिल 700 AD तक, मान के चलते हैं पीछे से आती है टिल 700 AD तक, यहां तक आ रही है ना, 700 AD तक आ रही है। फिर यहां से और फिर इसकी बात करेंगे तो ये चलती है अपनी कुछ 700 AD अप्रोक्सीमेटली, कहीं कहीं आपको 750 AD मिलेगा, तो घबराइए नहीं, ठीक है, टिल 1750। तो देखो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, ये 1000 साल। तो चैप्टर यही कह रहा था कि हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री कैसे चलेगी वो हम 1 साल की मेडिवल हिस्ट्री को इस चैप्टर में ट्रेस करेंगे। अगेन इंट्रोडक्शन चैप्टर था, क्लास 7 का इंट्रोडक्शन को मैं एनालाइज बता रहा हूं आपको, आपने अभी एनालाइज किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी यही कह रहा था कि आने वाले 1000 साल को हम ट्रेस करने जा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चला था इनके बारे में, मैंने बताया था जब ट्रेसिंग शुरू करी थी, मैंने कल के सेशन में जो क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था मैंने वहां बताया था कि भैया हमने देखा था कि जो मैप्स थे, मैप्स को रीडिजाइन किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक कब्जा अलग अलग टाइप का था। अब जब दिल्ली सल्तनत आया वो कब्जा अलग टाइप का होने लगा, मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर में और एम्पायर एक्सपैंड हो गया, तो मैप्स को रीडिफाइन किया जा रहा था। मैप्स के थ्रू हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू यहां पता चल रहा था। याद है मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो वर्ड हिंदुस्तान था उसका मीनिंग बदल रहा था,
हिंदुस्तान का मीनिंग मिनाज सिराज कुछ अलग ले रहा था, है ना। हिंदुस्तान का मीनिंग बाबर के लिए अलग था। हिंद वर्ड का इस्तेमाल आमिर खुसरो ने किया था। इनके अलग अलग मतलब थे। तो हमने ये चेंजेस को ट्रेस किया था कि पहले हिंदुस्तान था तो क्या मतलब था, फिर हिंदुस्तान में बाबर का समय आया तब हिंदुस्तान का मतलब क्या था, आमिर खुसरो ने हिंदी का मतलब क्या लिया। तो हमने इन चेंजेस को ट्रेस किया था, और ट्रेसेस करने के लिए, चेंजेस को देखने के लिए हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था। अब आज जब मैं आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी बता रहा हूं, तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब हमको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चीजें जाननी है, कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में चीजें बढ़ी हैं, हमें कैसे पता चलेगा इनके बारे में। तो इस चीज को जानने के लिए तो पहले एनसीईआरटी आपको यह बताती है कि हिस्ट्री क्या होती है। अब आपको बता रही है क्लास 6 क्लास 7 पढ़ाने के बाद अब आपको यह पता चलेगा हिस्ट्री क्या होती है। तो अब मैं आपसे कुछ जनरल बातें भी आपसे पूछूंगा और जनरल जवाब भी आपको मिलेंगे उसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वाला जो चैप्टर है जिसका आंसर आज हम यहां पर इस वाले लेक्चर में यहां पर लेने वाले। ये बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्लासिफिकेशन मैंने आपको कर दिया। बेसिक पढ़ा रहा हूं दोस्त, बेसिक। अगर ये एडवांस पे पढ़ाता ना तो शायद मैं आपको ये चीजें नहीं बताता, ये क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 नहीं बताता, क्योंकि बेटा बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपकी ये हेल्प कर रहा हूं मैं। इतना एनालिटिकल पावर आपको डेवलप करनी है, मैं इतने बेसिक पे उतर के आपको बता रहा हूं कि इसको एनालाइज करो। यू हैव टू एनालाइज दिस क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आइए अब आगे जो चीजें लिखी हैं लिख के लाया हूं, और इसको जरा मेरे साथ फॉलो करिएगा प्लीज। कमेंट में ये मत लिखना कि सर आप लिखी लिखाई क्यों पढ़ा रहे हो, प्लीज, आई डोंट वांट टू सी दैट कमेंट, क्योंकि इस वाले चैप्टर से आप नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस चैप्टर, बस आपको चैप्टर पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए अब जरा मेरे साथ यहां फॉलो करिएगा। लेट मी सी कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अपने मैंने सवाल लिखे हुए हैं और मैंने आपको जवाब दिया हुआ है, ठीक है। बहुत जनरल चीजें हैं, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया। ये बताइए कि हिस्ट्री में आप डेट्स के बारे में बात करते हैं, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या इसका जवाब आएगा। भाई देखिए, एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा वक्त था जब डेट्स के लिए ना, डेट्स, इस पे जो भी हिस्टोरियंस थे बड़े पागल रहते थे, इतिहासकार जो होते थे, दे वर वेरी क्रेजी अबाउट डेट्स। अरे डेट, अकबर का ये इस वक्त था भैया, 78 AD कनिष्क की डेट है। तो डेट के लिए बड़े पागल होते थे पहले हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस जो थे दे वर वेरी क्रेजी फॉर द डेट्स, उनके लिए डेट बड़ी क्रेजिंग थी। तुम्हारे लिए भी होती होगी, तुम भी जाते होगे भाई, जाओगे, है ना, और तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा। पर ये उस डेट की बात नहीं हो रही है, दूसरे डेट की बात हो रही है, समझ रहे हो। यहां तारीख की बात हो रही है, तारीख पे तारीख डेट की बात हो रही है। तो देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था जब हिस्टोरियंस के लिए डेट्स एक बड़ी ही क्रेजी थिंग थी। अरे डेट्स के बारे में पढ़ना है ना। वो पता लगाते थे कि भैया ये रूलर थे वो कब क्राउन किए गए, उनकी ताजपोशी कब हुई, कोई लड़ाई उन्होंने कब लड़ी, किस वक्त लड़ाई लड़ी गई। तो बैटल्स की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले के टाइम एक ऐसा टाइम था, ठीक है। ये बता रहे ऐसा, अभी नहीं कि मैं इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियंस पागल होते थे डेट्स के पीछे। उनको जानना होता था कि भाई कब बैटल हुआ, उनको जानना होता था कब राजा बना, ये सब चीजें। तो जनरल प्रिजम्पशन ये था कि हिस्ट्री एंड डेट्स ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ये एक जनरल प्रिजम्पशन चलता है कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं डेट्स का, डेट्स के ऊपर। और अगर मैं कह रहा हूं तारीख क्या थी, इसका मतलब मैं कोई इतिहास की बात कर रहा हूं। ये जनरल प्रिजम्पशन था कि ये दोनों वर्ड सिनोनिमस हैं। ये ऐसे साथ चलता रहा बहुत टाइम तक। लेकिन आज आपको क्या लग रहा है, क्या हिस्ट्री सिर्फ इतनी ही है? क्या आपको लगा हिस्ट्री सिर्फ इतनी है कि डेट, क्या आपको लग रहा है पढ़ चुके हो 6th में 7th में? इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है। ये आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ना। आप क्लास 6 के नहीं हो, आप क्लास 8 में नहीं हो। अगर क्लास 8 में होते तो मैं इसको पढ़ाने का तरीका मेरा अलग होता। आप क्लास 8 के नहीं हो, आप क्लास ऊपर हो, आप 12th में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, तो आपको पता है इतिहास क्या है। इसलिए इसको लिख के पढ़ाने का पॉइंट नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ नोट्स बनने ही नहीं है। तो पहले के लिए इतिहासकारों के लिए बहुत पागल थे वो, एकदम बड़ा क्रेजी होते थे डेट्स को लेकर। ये एक जनरल प्रिजम्पशन था कि हिस्ट्री और डेट सिनोनिमस है एक दूसरे के साथ, ठीक है। Misconception about history that it is only about memorizing dates and that is why it is very boring also. जो आप अक्सर शिकायत करते हो, सर बहुत बोरिंग है हिस्ट्री, बहुत बोरिंग है।
भाई आपका एक मिसकंसेप्शन है कि इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख है, डेट्स हैं, और आप ये सोच के बैठ जाते हो कि हिस्ट्री मतलब सिर्फ मेमोराइज करना है, याद ही करना है, रटना है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई हिस्ट्री हमेशा रटने वाली नहीं होती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। मूवी एक ही है, पिक्चर एक चल रही है, बस किरदार बदलते जाते हैं, किरदार बदलेंगे। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा आएगा कि भैया एक लोग थे जिनको दबाया जा रहा था, एक तबका था जो रूल कर रहा था, एक तबका था जो उस पर रूलिंग की जा रही थी। राजा जो होता था प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, यही हो रहा है। आप रशियन रेवोल्यूशन में आ जाओ, यहां पर भी ये वर्कर्स है और जो ऊपर लोग काम कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन है। यही आप इंडिया में आ जाओ, सेम टाइप, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस। हमारे इंडियंस हैं, उनको अंग्रेज दबा रहे हैं, एक तबका रूल कर रहा है, एक तबका नीचे दबा हुआ है। कहीं भी कहानी मिलेगी तो पिक्चर एक ही होती है, किरदार बदलते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये मिसकंसेप्शन जो है ना हिस्ट्री को लेकर, ये मिसकंसेप्शन कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीजों को मेमोराइज करना, वो आप गलत सोच रहे हो। बात समझ में आ गया? तो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, ये हमें यहां जानना है। अब देखिए हिस्ट्री हमें क्या बताती है अपने आप। मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं, इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं, ऐसे क्वेश्चन लिखे नहीं है वहां पर, लेकिन मैं बना के लाया हूं। देखिए व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री में क्या बताती है? दो बातें बताती है। क्या? पहला तो ये कि पास्ट में, यानी कि जो अतीत हमारा है उसमें इतिहास कैसा था, हमारा पास्ट क्या था, और दूसरा कैसे चीजें बदली हैं। तभी तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। हमारा इतिहास, हिस्ट्री क्या बता रहा है, हमारा इतिहास कैसे था। फिर हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा और मेडिवल हिस्ट्री में हमने देखा कैसे चेंजेस हुए रहने लगे। पहला चैप्टर यही कह रहा था, हाउ चेंजेस हैपेंड, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो भाई इतिहास में आप क्या पढ़ रहे हो? ट्रेस कर रहे हो ना चेंजेस को थ्रू 1000 ईयर्स, यही तो वो बोल रहा है। ये इतिहास क्या बताता है? दो बातें। अब इसको मैं क्या लिखता, और आप भी क्या लिखोगे इसको जानते ही हो। इतिहास क्या बता रहा है? हमारे पास्ट के बारे में, नंबर 1, और दूसरा क्या बता रहा है? कैसे ये चेंजेस यहां पर अकर हुए हैं। क्लियर हो गई? सिंपल बात। इट इज सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा तो है नहीं कि जो चेंजेस हुए हैं वो एक बार की हो गए, स्विच दबाया और चेंज हो गया। ये चेंजेस जो होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई, इसीलिए कहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है। अब एंशिएंट हिस्ट्री सर कहां खत्म हुई? आप कह रहे हो सर 700, आप कह रहे हो 700 एडी, किताबों में 750 एडी लिखा है। अरे मालिक, कहीं कोई स्विच बटन थोड़ी है कि यहां तक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, इसके डायरेक्टली बाद यहां से यहां जाओगे तो मेडिवल हिस्ट्री। अरे पीरियड ऑफ चेंज है, ये धीमे धीमे चेंज हो रहा होगा, इसलिए रफली देखा जाता है। कहीं कहीं 750 मिलता है, कहीं कहीं 700 मिल जाता है, क्योंकि 50 साल धीरे धीरे टाइम लगेगा ना चेंज होने में। एक बार की चेंज तो हो नहीं जाएगा, एक बार की इस्लामिक रूल तो स्टैब्लिश नहीं हो गया, भैया आपसे इस्लाम का रूल आ गया, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, ये तो होगा नहीं भाई। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, धीमे धीमे वो रूलर्स वीक हो रहे होंगे, धीमे धीमे इस्लामिक इन्वेजन, इस्लामिक रूलर स्ट्रांग हो रहे होंगे। जैसे अंग्रेजों का टाइम है, कब से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है, कब से आपकी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो रही है, देयर इज नो सच वेरिएशन। अब 1750 लिखा रहता है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, 700 से लेकर 1750। क्या इससे पहले ब्रिटिशर्स नहीं थे? ऑब्वियसली थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी इंडिया में। बट हम क्या बोल सकते हैं कि 1751 से ब्रिटिश का रूल शुरू हुआ? अरे धीमे धीमे उनकी चीजें स्ट्रांग हो रही थी। ये मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में यही बताया था। क्या रीजन था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का? कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ता जा रहा था। धीमे धीमे वो चीज होती है, ठीक है। तो जो चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है? वो अकर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट क्लियर है? बात समझ आ रही? सब चीजें क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसलिए बहुत सिंपल है। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर टू टाइम। अब कभी कोई इतिहास में कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन है वो टाइम को रिफर करता है। देखिए क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल, अब मान लीजिए कोई सवाल है जो हिस्ट्री को लेकर पूछा जा रहा है, इतिहास को लेकर पूछा जा रहा है, रिफर्स अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, वो किसी और टाइम में पीछे ले जाता है। जैसे मैंने बोला कि भाई, मैंने कहा क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, भाई कनिष्क के बारे में बताइए। तो अगर मैं कह रहा हूं कनिष्क के बारे में बताइए तो डेफिनेटली आप उस पीरियड में जाएंगे, यू विल गो बैक टू दैट टाइम, यही है ना। क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल। तो क्वेश्चन मैंने पूछा कनिष्क के बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? हिस्टोरिकल हो गया। क्या मतलब है इसका? रिफर्स अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, वो पीछे ले जाएगा समय में। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डेट कर दो। मैं आपको आज बैठ के बोल रहा हूं मुझे एंशिएंट हिस्ट्री बताइए, तो आप क्या बोल पाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री? आप कह पाएंगे पहली हड़प्पा की खुदाई, जब ठीक है मोटा मोटे तौर पे आज जो मिला, अरे मान लो कल को खुदाई ऐसी हो जाए जहां हमको और अच्छे एविडेंस मिल जाएंगे, तो हमारी डेटिंग तो गलत हो जाएगी ना। आज तक जितने लड़के आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं वो पढ़ते आ रहे हैं कि भैया फला 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 डेट पे
फला सालों में आपको पहला सिविलाइजेशन मिलता है इंडिया में, अरे क्या पता खुदाई और हो जाए, हमको और कोई सिविलाइजेशन मिल जाए। इसलिए बिल्कुल प्रिसाइजली अगर आप डेट कर रहे हैं कोई चीज को तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइज, प्रिसाइज जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हो कि हाँ मोटे मोटे तौर पे मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 700 से लेकर मेडिवल हिस्ट्री 700 से लेकर 1750 तक हो रही है। प्रिसाइज टाइम नहीं है ना। आप लड़ने बैठ जाओगे, अरे सर हमारी किताब में तो 1499 लिखा है, आप 1498 लिखा रहे हो। अरे हो सकता है ऊपर नीचे का साल, ठीक है। तो आपके लेवल पे भी, इसलिए हिस्ट्री में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, यही खुद एनसीईआरटी खुद कह रही है कि डेट्स इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ठीक है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली ईयर और मंथ, कि भैया आप मंथ पे चले जाएंगे, जनवरी भी याद कर रहे हैं, अरे बर्थडे थोड़ी है तुम्हारा मैडम का कि तुम प्रिसाइजली डेट भी याद कर रहे हो, टाइम भी याद कर रहे हो। अब जैसे हिस्ट्री है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा बर्थडे, इफ मैं बोल रहा हूं तुम्हारा बर्थडे, तो बर्थडे क्या है, तुम्हारा साल, तुम्हारी मान लो बर्थ हुई है फॉर एग्जांपल, तुम बॉर्न हो 1999 के, तुम बॉर्न हो फॉर एग्जांपल 2001 के, फॉर एग्जांपल आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये इतिहास हो चुका है। अब इट इज अ हिस्ट्री नाउ। ये साल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपका जन्मदिन हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मत कह देना कि जब बर्थडे है तो बर्थडे, क्योंकि इट इज समथिंग जो बहुत रिसेंट है। लेकिन कभी आप अपने दादी वादी से पूछोगे कि दादी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो दादी कहेंगे यही वही कुछ 51 52 रही होगी। दादी कहेंगे हाँ कुछ यार 46 47 थी। दादी बताएंगे हाँ हमारी जब हम पैदा हो गए थे तो भारत उसके 2 साल बाद लगभग आज़ाद हुआ है। तो दादी भी प्रिसाइज नहीं है, पहले के लोग नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि इतना चीजें नोट डाउन नहीं करी जाती थी। आगे देखिए, समटाइम्स इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी कभी बिल्कुल गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है टू फिक्स अ प्रिसाइज डेट प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई चीज पीरियड ऑफ टाइम में हुई है, उसको एक डेट देना कभी कभी बहुत गलत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब भारत में चाय कब से पी जाने लगी, भारत में टी या कॉफी का कल्चर कब से आया, भारत में रेलवेज पहली कब से स्टार्ट हुई। अब आपने कहा कि 1853 ने लिख दिया इंडिया में पहली ट्रेन स्टार्ट होती है। अरे भाई पहली ट्रेन, भाई ऐसा थोड़ी पटरी बिछी होगी तो सीधे पहली ट्रेन 53 में स्टार्ट हो गई। अरे हो सकता है उससे पहले ट्रायल हुए होंगे, हो सकता है उससे पहले कुछ और पर्पस के लिए ट्रेन चलती रही होगी, मालगाड़ियां चलती रही होंगी कुछ छोटे डिस्टेंसेस के लिए। एक ऑफिशियली चीज बोली जाती है फर्स्ट ट्रेन इंडिया 1853, लेकिन रेलवेज की बात करोगे तो और पीछे जाना पड़ेगा आपको। फिर तो आप कहोगे पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब उनको पत्थर चाहिए थे। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि 1853 में ट्रेन चली, लेकिन मैंने आपको क्लास एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया था कि पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो वहां पर ये काम देखने को मिला। बात समझ में आ रही है? अखबार पढ़ना कब से शुरू हुआ, लोग एग्जैक्टली कब से न्यूज़पेपर से कल्चर आ गया, यानी प्रिंट कल्चर कब से शुरू होता है, कब से लोग न्यूज़पेपर, तो वो चीज यहां बोली गई है। आपके मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कह रही है। देखिए, प्रिसाइज डेटा अबाउट द ड्रिंकिंग ऑफ टी, या फिर रेलवेज, व्हेन वाज रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे थोड़ी है कि एक बार की लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिए। अरे रेलवे से पहले भी तो लोग ट्रैवल कर रहे थे, बिफोर द एज ऑफ रेलवे भी तो लोग ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो ये कोई कहना कि लोगों ने ट्रैवल करना कब से स्टार्ट किया, तो आप ये नहीं कह सकते 1853, ये नहीं कह सकते। फिर आप हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर, जब तक न्यूज़पेपर नहीं था उससे पहले लोगों को कैसे जानकारी मिलती थी, तो आप नहीं कह सकते कि हाँ इस डेट से जानकारी मिलना शुरू हुई। दिस इज वेरी वेग। ऑन विच डेट ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। कभी हम बोल देते हैं ना कि नेशनल मूवमेंट हमारा इस डेट में स्टार्ट हुआ, हाउ कैन यू से? अरे कोई ऑफिशियल रिजोल्यूशन ले लिया जाता था, ठीक है भैया, नागपुर सेशन ले लिया हमने, कलकत्ता सेशन सितंबर में हुआ, नागपुर सेशन दिसंबर, हमने मान लिया, वी अडॉप्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन वो तो खाली हमने उसको एक डेट दे दी, हमने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, बट अनऑफिशियली वो पहले से प्रैक्टिस हो रहा होगा ना, वो तो एक डेट हमने दे दी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें ये कहना है कि ब्रिटिश का रूल कब से स्टार्ट हुआ, हम 1750 के बाद ही मॉडर्न पीरियड ले रहे हैं, हम नहीं कह सकते। ब्रिटिश हो सकता हो, ये तो छोटी सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई तो हो सकता हो किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले पे अपना कंट्रोल चला रही हो, किसी एक पर्टिकुलर सिटी पे उसका अच्छा सा कंट्रोल हो, बाद में वो कंट्रोल एक्सपैंड होता गया, फिर हमको रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश का रूल स्टैब्लिश हो गया इंडिया में।
बट एक्चुअली वो पहले से स्टार्ट हो गया होगा ना, तो किसी चीज को एक प्रिसाइज डेट देना बहुत ही गलत बात हो जाती है, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस जो भी हुए हैं वो एक ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम हुए हैं, एक दिन में नहीं हुए हैं, और हम वी कैन ओनली रिफर अ स्पैन ऑफ टाइम, हम खाली स्पैन ऑफ टाइम रिफर कर सकते हैं कि हाँ इसी के बीच में, हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम दे सकते हैं कि हाँ इसी के कुछ पीरियड के बीच में यहां पर चीजें स्टार्ट हुई हैं। क्लियर है? नाउ व्हाई हिस्ट्री एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? हिस्ट्री सिर्फ डेट से रिलेटेड क्यों है? व्हाई? ये रीजन यहां पर आया है। देखिए, देयर वाज अ टाइम, अब एक वक्त था जब हिस्ट्री वाज ट्रीटेड ओनली एज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। अब वही चीजें रिपीट हो रही हैं, देखो इसलिए नहीं लिखा मैंने आपको, ये चीजें रिपीट होंगी, सिर्फ चैप्टर रीड करना है। एक टाइम था जब इतिहास जो है को सिर्फ ऐसे माना जाता था कि वो बैटल्स के बारे में बताता है हिस्ट्री हमको, और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बताता है, रूलर के, कौन सा रूलर ताजपोशी हुई, कब नहीं हुई, कब उसको क्राउन किया गया, कब उसने शादी कर ली, पता चला अपना विवाह भेज दिया, एक मैडम पसंद आ गई, दूसरे राजा की बेटी पसंद आ गई, भेज दिया भैया मेरा न्योता भेजो, जैसे कि हुमायूं था, हमीदा बानो से शादी ऐसी हुई थी, पिटा हुआ था हुमायूं, पिटा, बहुत बुरा मार खाया था शेरशाह सूरी से, जगह जगह से भाग रहा था, बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद भागा हुआ था, नजर पड़ती है उसकी हमीदा बानो पे, पूछा भैया कौन है, बोला कि फला फला की लड़की है, कहा भैया हमारा न्योता भेज दो। आदमी पिटा था, फिर भी उसको आशिकी चढ़ रही थी हुमायूं। तो हिस्ट्री ऐसा माना जाता था एक टाइम पे कि हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स और बड़े बड़े इवेंट्स पे बेस्ड है। व्हेन क्राउन्ड, व्हेन मैरिड, कब शादी हुई है ना, कब बर्बादी हो गई, कब शादी हो गई, कब बर्बादी हो गई, कब लड़ाई लड़ ली, कब मर गया, समझ रहे हो, कब अल्लाह ताला को प्यारे हो, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, पता ही नहीं चल रहा। तो हिस्ट्री पहले इन्हीं डेट से पे निर्भर करती थी, एक टाइम ऐसा था। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही रहा? जी नहीं। जरा देखिए, चेंजिंग फोकस ऑफ हिस्ट्री। आज की डेट में मैंने आपको जो हिस्ट्री बताई, क्या मैंने सिर्फ इसी बारे में बात करी? नहीं, मैंने तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी, मैंने तो उनके कल्चर के बारे में बात करी, मैंने तो ये बात करी कि भैया उनका भक्ति सूफी मूवमेंट कैसा चल रहा था उस वक्त पे, मैंने आपको बात करी बुद्धिज्म जैनिज्म की, मैंने तो कल्चर की बात भी करी है, मैंने तो अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में बात भी करा, मैंने खाली अलाउद्दीन की लड़ाइयों के बारे में बात नहीं करी, मैंने तो कई सारी चीजों के बारे में बात की। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे हिस्टोरियंस का भी जो नजरिया है वो बदलता गया, उनका फोकस बदलता गया। तो आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो डेट या वो इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द मोमेंट यू चेंज योर फोकस, जैसे ही आपने अपना फोकस बदला, दूसरा इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका फोकस है पढ़ाई करना, आईएएस निकालना, यू आर फोकसिंग, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी दुनिया में देखोगे ना, आप उससे रिलेट करोगे। द मोमेंट यू आर चेंजिंग योर फोकस कि भैया आईएएस नहीं, अब मैं फिल्म स्टार बनूंगा, तो आपके लिए डिफरेंट चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। समझ रहे बात को? सो चेंजिंग फोकस ऑफ हिस्ट्री कैसे चेंज हुआ? नाउ हिस्टोरियंस राउट अबाउट अ नंबर ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। बहुत सारे अलग अलग चीजों को लेकर हिस्टोरियंस लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे। मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था कैटल रियरिंग करते थे, मैंने बताया था लोग चराई कर रहे थे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते थे, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया। व्हाट दे प्रोड्यूस्ड बताया मैंने आपको, एंशिएंट हिस्ट्री में व्हीट बार्ले बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या वहां पर खाली पर लोगों के छुरा भूखी बता रहा था खाली? क्या नहीं, वहां मैंने बताया कि लोग क्या खा रहे थे, व्हाट पीपल एट, व्हाट पीपल ड्रिंक, हाउ सिटीज डेवलप्ड, कैसे शहर बन गए। मैंने आपको पूरी हड़प्पा की कहानी बताई है पूरी, कैसे पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हो गया, हाउ मार्केट्स केम अप, अलाउद्दीन खिलजी, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे किंगडम्स बनते हैं, हाउ न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे नए नए आइडियाज स्प्रेड होने लगे, हाउ कल्चर सोसाइटीज चेंज, कैसे कल्चर कैसे सोसाइटी चेंज हुए। ये सब चीजें मैं अभी तक आपको ऑलरेडी क्लास 6 तो क्लास 7 में बता चुका हूं, बस अब ये एनालाइज करवा रहे हैं, रियलिटी चेक हो रहा है आपके ऊपर कि आपने ये चीज एनालाइज करी कि नहीं करी। रियलिटी चेक है दोस्ती है। हम खाली हिस्ट्री में डेट्स की बात नहीं कर रहे थे, rather we were talking about the things that they were producing and eating. We were talking about the market, we were talking about the culture, we were talking about the society, we were talking about the livelihood, we were talking about the cities, कैसे वो डेवलप हुए। हम कितनी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये आपको रियलाइज हुआ कि पहले एक टाइम पे इतिहास, तभी तो यूपीएससी में पहले हिस्ट्री क्वेश्चंस पता कैसे आते थे, बैटल कब कौन सी लड़ी गई, पहले ज्यादातर बैटल्स में सवाल होते थे। लेकिन अब यूपीएससी का जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर, वो आर्ट और कल्चर पे हो गया है। पहले के वक्त का आर्ट क्या था, कल्चर क्या था, इसलिए आज आपको सवाल टेंपल्स पे मिलेंगे, टेंपल के आर्किटेक्चर पे मिलेंगे, कैसा टेंपल बनाया गया,
अयोध्या का मंदिर जो बन रहा है, श्री राम मंदिर जो बन रहा है अभी, उसका टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, कैसा है, विश्वेश्वरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भैया जो अभी राम मंदिर बन रहा है वो किस आर्किटेक्चर से बन रहा है, और जिस आर्किटेक्चरल स्टाइल से बन रहा है उस आर्किटेक्चरल स्टाइल का फीचर क्या क्या है। आप समझ रहे हो बात को कि अब आप कोई चीज समझो तो कैसे देखो। क्लियर? आगे आइए, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल भी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल होती है इंपॉर्टेंट, कुछ डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? वो डेट जो किसी इवेंट से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थडे, भाई डेट है क्या, सपोज डेट है 30 फरवरी। अब 30 फरवरी को अगर किसी का बर्थडे है तो फिर भैया उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर आधे काम ऐसा 30 फरवरी होती नहीं है। अरे पता है मुझे, एग्जाम्पल दे रहा हूं इसीलिए। तो 30 फरवरी मान लो किसी ने कहा जन्मदिन है मेरा, 30 फरवरी बोल दिया। अब 30 फरवरी का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने बोला 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भैया केशवरन भारती केस का जजमेंट आया। फला डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है। 5 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? पता चलेगा। 5 जून क्यों इंपॉर्टेंट है? सर ये वाला फला डे मनाया जाता है। तो अगर वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो किसी इवेंट के साथ अटैच्ड हो जाए, ठीक है, तब डेट इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, अपने आप में डेट्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दे बिकम इंपॉर्टेंट, वो तभी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट एज इंपॉर्टेंट। जब हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं तब वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ 1919, तो वो डेट इंपॉर्टेंट हो गई कि उस दिन ये मैसेकर हुआ था। इफ वी चेंज अवर फोकस ऑफ अ स्टडी, बता चुका हूं, अगर अपना फोकस बदल गया स्टडी का तो हमारे जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। इफ वी चेंज अवर फोकस ऑफ स्टडी, अब हम किसी और चीज पे स्टडी कर रहे हैं और वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम नए मुद्दों को देखने लग जाएंगे, न्यू डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट, नए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कभी हम कुछ और ढूंढने लग जाएं हिस्ट्री के अंदर, अच्छा ये कब हुआ, तो हमारे लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो जैसे हमारा फोकस चेंज होगा हमारी डेट्स भी चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? इससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या नोट्स बनाओगे इसमें? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिस्ट्रीज हैं रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो इतिहासकार ब्रिटिश के, तो ब्रिटिश के इतिहासकार क्या लिखेंगे आप बताओ जरा। अगर हम ब्रिटिश के इतिहासकारों की बात करें तो ब्रिटिश के इतिहासकार क्या लिखेंगे? भाई वो ये तो बताएंगे कि उनके गवर्नर जनरल ने कब क्या किया, है ना। तो उनकी हिस्ट्री इंडिया में जब लिखी जाएगी, या जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं और हिस्ट्री लिख रहे हैं इंडिया की, तो जाहिर सी बात है उनकी हिस्ट्री का जो फोकस होगा स्टडी का वो गवर्नर जनरल के अराउंड होगा कि नहीं। लेकिन जब इंडियन हिस्टोरियंस लिखेंगे तो अलग टाइप से लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, all important dates were linked to the governor general and viceroys, their activities, their policies and achievements etc. है कि नहीं? अब ऐसा लग रहा है ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री पढ़ के कि लगता है गवर्नर जनरल और उनकी लाइफ के बियॉन्ड कुछ था ही नहीं, हर चीज गवर्नर जनरल के हिसाब से इतिहास लिखा गया है। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड द लाइफ दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ऐसा हिस्ट्री लिख रहे हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे हमको उसके बारे में इसके अलावा जानना जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हिस्ट्री चेंज करोगे, जैसे हिटलर ने हिस्ट्री बदली थी, तो आप हिस्ट्री क्या बदल रहे हो, उसका मतलब फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज चेंजिंग। तो आपका फोकस जब हिस्ट्री का वो बदल जाएगा। इतिहास आप बदलोगे, जैसे किताब से बहुत सारे चैप्टर्स माइनस होंगे, अगर माइनस हो गए तो जो फोकस ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट डेट्स विल बी इंपॉर्टेंट नाउ। बात समझ में आ रही है? तो इट वॉज एज इफ देयर इज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हिस्टोरियंस ऐसे लिख रहे हैं, ये देखो कितना बायसनेस आ सकती है। हिस्टोरियंस इतिहासकार हैं, उन्होंने लिख दिया। अब वह जो लिख रहे हैं वो सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं सब चीजें गवर्नर जनरल के अराउंड रहेंगी, खाली वही जानेगा आदमी जो गवर्नर जनरल के अराउंड हो रहा था। बात समझ में आ रही है? द रियलिटी वॉज दैट, रियलिटी ये है that with the life of British Governor General the activities of Indians simply do not fit, they have no space। ऐसा लगता है कोई स्पेस ही नहीं है उनकी, सिर्फ वही चल रहे हैं। Why do we periodize and how? अब बात ये आती है जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हम पीरियडाइज क्यों करते हैं। जैसे हमने इतिहास को बांट रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमने कुछ टाइम पीरियड के बेसिस पे बांट रखा है। तो वही है, इसी को बोलते हैं पीरियडाइजेशन करना।
है ना, इसी को बोलते हैं पीरियडाइजेशन करना। तो वी पीरियडाइज हिस्ट्री टू फोकस ऑन इट्स सेंट्रल फीचर्स। हम इस तरह से पीरियडाइज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर पीरियड के एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में पढ़ सके। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो डेफिनेट सी बात है एंशिएंट हिस्ट्री को सेंट्रल फीचर्स होंगे, मेडिवल हिस्ट्री है कुछ सेंट्रल फीचर्स होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री है कुछ सेंट्रल फीचर्स होंगे। तो हम डिवाइड कर रहे हैं वी पीरियडाइज ताकि हम उसके उस टाइम पीरियड के सेंट्रल फीचर पे फोकस कर सके, ठीक है ना। सो द टर्म्स, अब जो टर्म्स यूज किए जाते हैं थ्रू विच वी पीरियडाइज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बोला ब्रिटिश पीरियड, अब देखो इससे साफ पता चल रहा है, टर्म से पता चल रहा है कि हम किस वक्त के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, साफ साफ पता चल रहा है ब्रिटिश पीरियड है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश के बारे में पता चलेगा और ब्रिटिश के समय क्या हो रहा था हमको ये पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम चीजों को पीरियडाइज करते हैं। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल, वो एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे स्कॉटिश। उन्होंने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, और इन्होंने जब पीरियडाइज किया अपनी हिस्ट्री इस किताब को तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, जो पीरियडाइजेशन किया, उन्होंने कहा एक 3 भाग में बांटा, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, ब्रिटिश पीरियड, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। जेम्स मिल ने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। अब बताइए कैसा सही है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को बोल रहा है हिंदू पीरियड, ब्रिटिश बीच वाले मुस्लिम पीरियड को बोल रहा है यानी मुसलमानों का रास्ता मेडिवल हिस्ट्री को, और यहां पर बोल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश पीरियड। क्या ये सही क्लासिफिकेशन है? नहीं, क्योंकि भाई हिंदू पीरियड के टाइम जिसको वो एंशिएंट हिस्ट्री को रेफर करना चाह रहा है उस वक्त भी आप देखोगे तो इस्लामिक रूलर्स आ गए थे। या फिर हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, उस वक्त भी हिंदू राजा थे और वो कह रहा है ब्रिटिश पीरियड, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये क्लासिफिकेशन जेम्स मिल ने किया, जेम्स मिल ने क्लासिफाई किया, दिस पीरियडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। लेकिन इस तरह के पीरियडाइजेशन को जो जेम्स मिल ने किया था वो कि भैया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, ये क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया। पर ये क्लासिफिकेशन क्या सही है? मिल का कंसेप्शन क्या था पहले तो समझ लेते हैं, किस बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन किया। उसने कहा देखिए ऐसा है, जो एशिया के लोगों ने एकदम निकम्मे, इनको कुछ नहीं आता है, एकदम सिविलाइज्ड लोग नहीं है। यूरोपियंस की सोसाइटीज जो है वही सिविलाइज्ड है और वही एशियन सोसाइटीज को क्या करेगी, सिखाएगी कैसे चम्मच पकड़ना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे यूरोपियंस कि इंडिया में वही खून आ जाए। इंडियंस टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, ईट इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, ब्रीथ इन इंग्लिश, स्विम इन इंग्लिश, फाइट इन इंग्लिश, मतलब हर चीज इंग्लिश में करें। तो यूरोपियंस, मतलब जेम्स मिल का ये कंसेप्शन था कि एंशिएंट सोसाइटी सिविलाइज नहीं है, एकदम नालायक लोग हैं, एकदम एकदम निकम्मे हैं, आता जाता कुछ है नहीं, यूरोपियन सोसाइटीज वाले उनको सिखाएंगे। पहला उनका उसका कंसेप्शन तो ये था। दूसरा कंसेप्शन था कि जो सोशल लाइफ है वो डोमिनेट हो रही है बाय द रिलीजियस इंटॉलरेंस। सोशल लाइफ में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंटॉलरेंस है, कास्ट टैबूज चल रहे हैं इस वक्त, और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस सोसाइटी में बहुत ज्यादा चल रही थी। ये इनका दूसरा कंसेप्शन था। तीसरा, ओनली ब्रिटिश रूल कैन सिविलाइज द इंडियंस, ये चीज वो मान रहे थे। पर क्या ये कंसेप्शन जो जेम्स मिल ने लिया, ये 3 कंसेप्शन, क्या ये सही है? द कंसेप्शन ऑफ जेम्स मिल दैट बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले सब चीजें नरक थी, द पीरियड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप ये कहोगे कि भैया ब्रिटिशर्स ही सिविलाइज्ड हैं, वही एंशिएंट सोसाइटीज को सिखाएंगे, और आप ये कह दो कि भैया ब्रिटिश के रूल से पहले हर चीज अंधकार था, पूरा अंधेरा था, हिंदू और मुस्लिम का पीरियड एकदम अंधकार का पीरियड था, क्या ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसको क्रिटिसिज्म हुआ फिर इसका। पहला कि आप, ये सही चीज नहीं है कि आप पीरियडाइजेशन जब कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रूलर्स का, हिस्ट्री का, तो आप रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे करिए कि भैया एंशिएंट हिस्ट्री हिंदू रूलर्स थे, रिलीजन वाज, राजा का रिलीजन क्या था, हिंदू था, तो एंशिएंट हिस्ट्री का हिंदू पीरियड हो गया। मेडाइवल हिस्ट्री में आ रहे हैं तो जो राजा हुआ करते थे उनका रिलीजन मुस्लिम था, इस्लाम था, इसलिए वो मुस्लिम पीरियड। तो ये सही नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। सिर्फ रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर दो, ये चीज एकदम सही नहीं है। दूसरा, मिल का जो पीरियडाइजेशन था इंडिकेट कर रहा था द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर पीपल डू नॉट रियली मैटर। ऐसा क्लासिफिकेशन किया उसने कि भैया राजा का धर्म क्या है, अगर हिंदू है तो हिंदू पीरियड, राजा का धर्म क्या है, इस्लाम है तो मुस्लिम पीरियड। अरे भैया क्या दूसरे जो शहर के लोग हैं, सिटीजन हैं, क्या वो गंगा की वाड़ा बह के आए हैं? क्या उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है आपको? अरे होगा ना यार। तो ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो? तो सब चीजें राजाओं के बेसिस पे।
भाई राजा ने अगर ऐसे कर दिया, ब्रश कर लिया ऐसे, तो ऐसे ही करना, ऐसा थोड़ी होगा। राजा ने ऐसे ब्रश किया तो ऐसे, अरे भाई ये मतलब थोड़ी है। मतलब पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हर चीज राजा के बेसिस पे क्यों। राजा ने कह दिया कि भैया ये ईस्ट नहीं है वेस्ट है, तो आप वेस्ट मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना, आप मना करोगे ना राजा। तो भाई राजा को जब राजा हर चीज में सही नहीं हो सकता, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे कि भाई राजा के रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। राजा अगर हिंदू थे तो एंशिएंट पीरियड में राजा हिंदू थे तो हिंदू पीरियड, मेडिवल पीरियड में राजा मुसलमान थे तो मुस्लिम पीरियड। ये कौन सी बात है? गलत क्लासिफिकेशन। तीसरा, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट, अब ये भी एक तथ्य है, दैट ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू दी सेम फेथ और रिलीजन। ऐसा तो है नहीं कि एंशिएंट इंडिया में सारे राजा एक ही फेथ को बिलोंग कर रहे हो। बहुत सारे थे जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अशोका बुद्धिज्म को मानने लग गया, जैनिज्म को लोग मानने लग गए थे राजा। तो ऐसा तो है नहीं खाली एक ही धर्म को मान रहे थे तो आपने हिंदू पीरियड बोल दिया उसको। देयर वर रूलर्स ऑल्सो जो डिफरेंट फेथ को मान रहे थे। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब हम आज जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, क्या ये सही है? देखो इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। कैसे? दिस पीरियडाइजेशन टू हैज सम ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स? अरे सर ये तो आप पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, इसमें ड्रॉबैक क्या बताता हूं आपको। देखो ड्रॉबैक क्या है, इट वॉज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने वेस्ट से बोरो किया है। जब हम ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बोलते हैं, तो ये हमने कहां से बोरो किया? वेस्ट से। वेयर मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। जहां पर मॉडर्न पीरियड को क्या बोल रहे हैं भाई? देखो ये जो पीरियड है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो मॉडर्न को क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि ऐसा मॉडर्न टाइम्स आ गया। मॉडर्न टाइम मतलब क्या? इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, सब चीजें आ गई। साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ग्रो। बट क्या जब अंग्रेज मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे यहां रूल कर रहे थे तो क्या इंडियंस को इक्वालिटी थी? क्या इंडियंस को लिबर्टी थी? क्या रीजन से काम हो रहा था? नहीं। तो कैसा क्लासिफिकेशन? इसलिए यहां पर भी क्लासिफिकेशन थोड़ा गलत करता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। यही चीज बोल रहा है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर बिकॉज क्यों? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था, पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास। अरे आज तक लोग सफर कर रहे हैं। आर्टिकल 15 मूवी क्यों बनी? स्टिल पीपल आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। नॉर वॉज द ब्रिटिश पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही उस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस हो रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? जब कोई बेसिकली दूसरा एक कंट्री है, दूसरे कंट्री के ऊपर अपना एक्सपेंशन करता है, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करता है और उन पे अपनी पॉलिसीज को इंपोज कर देता है, थोप देता है, तो वो होता है कॉलोनियल पीरियड। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद अपनी पॉलिसीज को और उनके ऊपर थोप दिया। तो इस तरह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया और इसी को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, वही यहां लिखा हुआ है कि व्हेन वन कंट्री इज कॉन्कर्ड और सब्जुगेटेड बाय अनदर कंट्री, ठीक है, इट लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ऑब्वियसली वो अपनी, मान लो कंट्री ए है, उसने कंट्री बी को कब्जा किया और फिर कंट्री ए में जो कल्चर था, जो पॉलिसीज थी, जो सोशल लाइफ थी, वो सब उठा के इन पे थोप दी, तो भाई इनका कल्चर खत्म हो जाएगा। जो किया इन्होंने वो क्या था? कॉलोनियलिज्म हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलोनाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। ये होता नहीं भैया आप कह रहे थे भैया हम आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, हम प्रेम नगर कॉलोनी में रहते हैं, हम आशिकी मोहल्ले में रहते हैं, तो मतलब आप एक कॉलोनी बता रहे हो, वहां पर एक प्रकार के लोग रह रहे हैं। ठीक है, वो कॉलोनाइजेशन। अब जैसे यहां पर अब ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई तो घर उनका कहां पर है? इंग्लैंड, लेकिन उनका एक तबका, एक जो एरिया वो यहां पर है और वहां पर इंडिया में है। और इंडिया में वो इसलिए कॉलोनी बोल रहे हैं क्योंकि भाई वो उस तरह से जी रहे हैं जैसा वहां पर इनकी कंट्री में था, उन्हीं की पॉलिसीज को यहां अप्लाई कर दिया, इसलिए ब्रिटिश की कॉलोनी है वो। वहां पर उन्हीं के लॉज अप्लाई हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स के ही, इसलिए वो इंडिया को कॉलोनी बोल रहे थे अपनी। इंडिया कॉलोनी हो गया था ब्रिटिश का। बात समझ में आ रही है? आगे आ जाइए। हाउ डू वी नो? अब हम कैसे जानते हैं? ऑफ कोर्स ना, सी हियर वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड। हम यहां पर सिर्फ कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री से कंसर्न, दैट इज वो हिस्ट्री जो 250 साल पुरानी थी ऑफ ब्रिटिश रूल और इंडियन हिस्ट्री। हमारा कंसर्न सिर्फ इसी हिस्ट्री से है। 250 ईयर्स की हिस्ट्री क्या थी या 200 साल की हिस्ट्री क्या थी? कैसे भाई? 1750 से लेकर आप देखोगे 1947, यही तो है मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड हमारा। उसको भी डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको 1757 से लेकर 1857, कहीं क्लासिफिकेशन ऐसा मिलेगा आपको। भाई बैटल ऑफ प्लासी 1757,
एंड 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और 90 ईयर्स के बाद 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो वही कह रहा है कि यहां पर हम जो कंसर्न है वो हमारी हिस्ट्री 250 सालों की हिस्ट्री है। क्लियर है? हिस्टोरियंस यूज्ड, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या सोर्सेस का इस्तेमाल हुआ, जो इतिहासकार थे वो इतिहास कैसे लिख रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का फायदा उठाते हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, वो सर्वेस कराते रहे। ठीक है, ये तरीके बता रहा है कैसे हमको अब मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का मौका मिला। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जो आपके पिलग्रिम्स आए थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनके अकाउंट्स को लिया जा रहा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, पॉपुलर बुकलेट्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, इन सब के थ्रू जो है हिस्टोरियंस अब मॉडर्न हिस्ट्री को लिख रहे हैं। ये 250 साल की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमको इनके थ्रू पता चलती है। कैसे? हमको पता चलती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से, हमको पता चलती है सर्वेस से, हमको पता चलती है ट्रैवलर्स के अकाउंट से, हमको पता चलती है ऑटोबायोग्राफी से, हमको पता चलती है न्यूज़पेपर से, हमको पता चलती है पॉपुलर बुक से, हमको पता चलती है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की किताबों से, ऑटोबायोग्राफी से। ये तरीका है हमको जिस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। अब देखिए जरा, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की, फिर हम बात करेंगे सर्वे की, इस प्रकार से बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्टोरियंस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सोर्सेस की। पहला सोर्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है वो पहला एक तरह का रिसोर्स है या सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए कि उनको कैसे ये 250 साल की हिस्ट्री के बारे में पता चला। मतलब जो हिस्ट्री हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त 1700 से लेकर 1947, ये आपकी जो 250 ईयर्स की जो हिस्ट्री है इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा? पहला तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो थे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे अंग्रेजों के। ठीक है, ये रिटन होते थे, इसमें आपको रिकॉर्ड्स में रिटन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ये रिकॉर्ड्स में आपको लॉज मिलेगा, पॉलिसी डिसीजंस मिलेंगे, अग्रीमेंट्स मिलेंगे, है ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सब चीज़ें मिल जाएगा। तो एक तरह से इन रिकॉर्ड्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को, इन लॉज को, इन पॉलिसीज़ को पढ़ने के बाद हम हिस्टोरियंस, अगर कोई इतिहासकार है वो इनको पढ़ के हिस्ट्री लिख सकता है कि उस वक्त ऐसा ऐसा हो रहा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। फिर हम बात करेंगे, देखिए सेटअप रिकॉर्ड रूम्स। अब रिकॉर्ड रूम बनाए गए उसके लिए कि सारे दस्तावेजों को एक जगह क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। वही लिखा है कि ब्रिटिश ने क्या किया? रिकॉर्ड रूम्स बनाए और उनको सब अटैच कर दिया किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि मान लीजिए विलेज तहसीलदार ऑफिस, जितना भी मान लीजिए विलेज जमीन का रिकॉर्ड है वो तहसीलदार के पास आ गया। रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ तो कलेक्ट्रेट बना दिया गया, उसके लिए कमिश्नर का ऑफिस बना दिया। तो ये क्या किया? रिकॉर्ड रूम्स हैं, जिसको आज आप आईएएस का ऑफिसर, डीएम साहब का ऑफिस कह रहे हो, वो एक तरीके से एक टाइम अगर आप उसमें उसके रिकॉर्ड्स में देखने जाओगे डीएम साहब के ऑफिस में, तो नहीं आपको कितने साल पुरानी फाइलें मिल जाएंगी, 47 के टाइम पे फाइलें मिल जाएंगी। तो वो एक तरह से इतिहासकारों के लिए, वो हिस्टोरियंस के लिए वो सोर्स हो जाता है। ठीक है ना, सेक्रेटेरिएट्स बन जाते हैं, सारी चीजें, लॉ कोर्ट्स होता है, कोर्ट है। अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचिए, आपको बहुत फाइलें मिलेंगी कोर्ट के केसेस की। केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में आया, उसकी भी आपको मिल जाएगी फाइल, पूरा केस लॉ मिल जाएगा। अब सोचो आज से 250 साल के बाद, जब आज उस वक्त की जनरेशन आएगी 250 साल के बाद, तो उसके लिए 1973 तो कितना पुरानी बात हो जाएगी। हमारी अभी आज़ादी तो मुश्किल से 75 सालों की हुई है। इमेजिन करो यही आज़ादी 250 साल की हो जाए तब, क्योंकि अमेरिका इज ऑलरेडी 250 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1791, 1891, 1991, वो 230 सालों का रिवॉल्यूशन हो चुका है वहां पर, 230 ईयर्स। हमारे इंडिया में 70 साल ही हुए। अब सोचो इंडिया में भी अगर मान लो इतना पुराना हो जाए, तो ये जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जिसको बहुत रिसेंट हुआ है, इसको हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है फिर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 230 साल पुराना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन बहुत पहले हो गया, बहुत पहले हो गया भाई साहब। 1790 के 1791 इन सब के अराउंड जाके हो गया। हिस्ट्री 1900 के आसपास की हमारी। तो आज हम 2 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री भी आने लगती है। 200 साल पहले ही खाली यहाँ पर इस्लामिक रूल चल रहा था, 250 साल पहले, बहुत पुराना नहीं है। 250 ईयर बैक चले जाइए आप, तो आपको इस्लामिक रूल के मिल जाएंगे, आपको कुछ कुछ मिलेंगे। 300 ईयर्स पे चले जाओगे तो आपको मुगल के एम्परर मिल जाएंगे। और ये वो टाइम है जब दूसरे कंट्रीज के अंदर 1791 के आसपास आपको तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता दिख जाएगा। तो दुनिया मॉडर्नाइज वहां से हो रही थी, इसलिए मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न उनको बोल सकते हैं। लेकिन हम जो मॉडर्न पीरियड बोल रहे हैं वहां पर इक्वालिटी क्लासिफिकेशन जो आया, दिखाया ना कैसे गलत बोला गया उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन रिकॉर्ड्स रूम में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, लेटर्स हैं,
और बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। आगे आइए, बहुत सारे स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे कि देखिए आपका ये आज दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ये बनाया गया है, म्यूजियम्स हैं जहाँ सब चीज़ें प्रिजर्व करी जाती हैं, है ना, रिकॉर्ड्स की तरह। सर्वे रिपोर्ट्स, अब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो क्या करते थे, वो बिलीव करते थे कि एक कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, किसी कंट्री को हमें प्रॉपरली जानना है अगर हमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इस पर्पज से क्या करते थे वो अलग अलग टाइप के सर्वे कराते थे, जैसे कि रेवेन्यू सर्वे। अब अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं ब्रिटिश के टाइम पे कराए जाते थे इंडिया के अंदर, जैसा कि रेवेन्यू सर्वे, विलेज टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब रेवेन्यू सर्वे। मतलब रेवेन्यू सर्वे मतलब विलेज की टोपोग्राफी क्या है, ठीक है, जैसे कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या चल रहा है, लोकल हिस्ट्री, मतलब ये सब चीज़ जानेंगे हम तब तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब मैं जानता ही नहीं हूँ कि भैया इस कॉलोनी में क्या ज़रूरतें हैं, तो मैं उस कॉलोनी का प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगा। ऐसे कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता है, क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, भाई उसी को बनाओ ना जो कुछ जानता है, समझ रहे हो। ऐसे स्कूल में होता है हेड बॉय बनाया जाता है, क्लास स्कूल कैप्टन होता है, तो भाई स्कूल कैप्टन वो ज़्यादा अच्छा बन सकता है जो पहले से स्कूल में रहा हो और समझ रहा है स्कूल के इश्यूज़ क्या हैं, बच्चों के क्या इश्यूज़ होते हैं। ऐसे समझ रहे हो। अब बाहर से कोई आदमी आया अचानक से स्कूल में पहले दिन और तुम कह रहे तुम स्कूल के हेड हो, अरे वो स्कूल के इश्यूज़ को जानता ही नहीं है, ठीक है। सेंसस होना चाहिए, हर 10 साल में सेंसस होने लगा। बहुत सारे अदर सर्वेज थे, जैसे बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे सर्वेज यहाँ पर जो है होते रहे। क्लियर है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब बात ये आती है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको बयान नहीं करती हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वो बताएंगी जो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये एक चीज़ हो सकती है कि भाई जो अच्छी अच्छी बातें खाली वही बता दी, खराब बातें नहीं बताएंगी। It is to be noted that the records mentioned above are all the official records and they tell us only about the official version. सरकार ने बोल दिया, हो गया। What about the people? हो सकता है लोग कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, यहां बिल्कुल पानी नहीं आता, सरकार ने सर्वे में छाप दिया 24 घंटा पानी आ रहा है। These official records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. हमको नहीं पता एक्चुअली में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट, अदर सोर्सेस। अब जैसे हमको और सोर्सेस के थ्रू पता चलेगा, मान लो किसी की हमको डायरी मिल गई तो लोग अपने डायरीज में अपनी उन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, अब सरकार तो कुछ और बोल रही है लेकिन जो ट्रैवलर आया वो कुछ और बयां कर रहा है, वो भी पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज बहुत सारी पर्सनालिटीज़ की, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलर बुक्स, लोकल मार्केट्स, ये सब। प्रिंटिंग, आफ्टर प्रिंटिंग स्प्रेड। अब जब प्रिंटिंग फैलने लगी, जब प्रिंटिंग का कल्चर आ गया, पहले प्रिंटिंग नहीं थी, पहले क्या होती थी, पहले मैनुअली लोग लिखते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। उससे पहले भी आप देखोगे तो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी चलती थी, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब एक तरह से ये हो गया वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का कि भाई वुड है, उस पर डिजाइन बना हुआ है, उस पर इंक छापी और ऐसे छाप दिया पेपर के ऊपर, चीज लिख गया, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। फिर देखो आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, लोग लिखने लगे, फिर मशीन आ गई, मशीन आ गई तो यहां से आप देखोगे तो प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गया, प्रिंटिंग। तो वंस प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर्स विच आर कंटेनिंग द आइडियाज ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोइट्स, नोवेलिस्ट एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पर फैलना स्टार्ट। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। बताइए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नोट करने लायक हो, बस जनरली बस सुनने वाला है। ये 1 घंटे 53 मिनट 54 मिनट का लेक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा, सुन लीजिए, इससे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, सवाल इससे बनेगा नहीं। बस इसमें यही है कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री का फोकस चेंज हो रहा है, मतलब समथिंग जो आपके विजन को बढ़ा रहा है, बस यही है इस चैप्टर का। आप इसको पढ़िए, कभी इंटरव्यूज़ के अंदर आपके कुछ आंसर्स फ्रेम हो सकते हैं, है ना। कभी लोग अगर हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करें, कह रहे हैं हिस्ट्री तो बड़ी बेकार है, तो आप उसको बता सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो हमारी एक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 2 से, वहाँ से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।